अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यकीन और मैं हूं सना बुच्छा। आज दो फरीक एक सानहे पर पहले भी मिले थे और आज भी एक सानहे ने उन्हें आमने सामने ला बिठाया था। इस वक्त 86 लाशें तदफीन की मुंतजर थीं और आज 91 मैयतें अपनी आखिरी रसूमात के इंतजार में पड़ी रहीं। गो कि अब उनकी तदफीन का फैसला हो गया है, लेकिन दफन सिर्फ लाशें ही नहीं होंगे, मुआहदे और मुज़ाकरात भी मनो मिट्टी तले दब जाएंगे। इसलिए नहीं कि किसी एक फरीक की नीयत में भी खोट है, बल्कि इसलिए कि दोनों फरीकों में एक ही शय मुश्तरक है और वो है बेबसी। ये बात तो यकीन से कही जा सकती है कि इस मुल्क की सिक्योरिटी पॉलिसी हमेशा ही एक ताकतवर इदारे ने बनाई और चलाई है। जमहूरी और सियासी इदारे तो सिर्फ पैरवी करते रहे हैं। अलमिया यह है कि कुछ खास मकासद के लिए कुछ खास ग्रुप्स की सरपरस्ती हमारी पॉलिसी रही है। मफादात की इस जंग में गुड, बैड, नाकारा और कारआमद सब गड़मड़ हो गया है। जो अलहदगी पसंदों को मात देने में साथ दे उनकी सरपरस्ती करो, और जो मसले की बुनियाद पर अपना जाती टारगेट भी रखे उसको टारगेट करो, जबकि डोरें तो दोनों की एक ही जगह से हिलाई जाती हैं। मैं ये बात यकीन से कह सकती हूं कि अगर इस मुल्क से दहशतगर्दी का गंद साफ करना है तो फिर सबको ही अपना हिस्सा डालना होगा। जिन्होंने फतवों की मैल डाली है वो उसको धोएं, जिन्होंने हाथ में बंदूक थमाई है वो उस हाथ को काटें, और जिन्होंने इस वोट लिए हैं इन लोगों से वो अब उनसे हिसाब भी लें। शुरुआत की तरह कोयटा, बलूचिस्तान और कराची में फौज के जरिए कार्रवाई न की गई तो फिर कहीं ऐसा न हो कि इस गफलत और चश्मपोशी की वजह से वतन अजीज मजीद 2 या 3 टुकड़ों में तकसीम हो जाए। अब अफवाज पाकिस्तान को अपना फरीजा अदा करने के लिए बलूचिस्तान और कोयटा की सरजमीन को बचाने के लिए और वहां बढ़ती हुई दहशतगर्दी की लहर जो मुल्क तोड़ने का बायस बन सकती है उसको रोकने के लिए आगे बढ़ना होगा। हमने एग्री किया है और हमारे बुजुर्गों ने मेहरबानी फरमाई है और अब वो हमारी दरख्वास्त है कि वो अपनी कम्युनिटी से अपील करें कि मैयतों की तदफीन का अमल जो है वो शुरू हो। आज की इस निशस्त के नतीजे में इंशाअल्लाह ताला इसके बाद पूरे पाकिस्तान में धरने खत्म हैं। एंड वेलकम टू यकीन। हमारा पैनल आज बहुत बड़ा है। हम चाहेंगे कि आपको जल्दी से बता दें कि हमारे साथ आज कौन कौन मौजूद रहेगा। राना तनवीर हुसैन हैं, लीडर हैं PMLN के, वो हमारे साथ रहेंगे। नूर आलम खान साहब हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, वो हमारा साथ देंगे। अल्लामा अब्बास कुमैली साहब रिलीजियस स्कॉलर हैं, वो हमारे साथ होंगे। मोहम्मद हनीफ सीनियर एनालिस्ट हैं, ऑथर हैं, वो भी हमारे साथ होंगे। अमीरुल अजीम साहब हैं, वो भी हमारे साथ होंगे, और जावेद अहमद गामदी साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम अपने जो टेक्निकल बुनियादों की वजह से हम 4 लोगों को ले सकते हैं, हम उनसे आपका तारुफ कराए दें। हमारे साथ मौजूद हैं राना तनवीर साहब, नूर आलम खान साहब, अल्लामा अब्बास कुमैली साहब और जावेद अहमद गामदी साहब हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। ये बता दीजिएगा कुमैली साहब, क्योंकि बात तो यही हुई कि मुज़ाकरात हो गए हैं और अब लाशों को दफना भी दिया जाएगा, लेकिन अब यह है कि क्वेटा में धरना खत्म नहीं किया जा रहा। क्या बात है, इस वक्त कहाँ मामला अटका हुआ है? क्योंकि अभी भी वो यही मुतालबा कर रहे हैं कि फौज के हवाले कर दिया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीबी, बात यह है कि जिन लोगों ने अपने प्यारों को खोया है तो उनकी तशफ़ी बहुत ज़रूरी है। जिन्होंने मुज़ाकरात किए बेशक किए होंगे, लेकिन उस मुज़ाकरात का नतीजा सामने आना चाहिए, कोई एक्शन होना चाहिए, एक्शन होता हुआ नज़र आना चाहिए। लोगों को ये यकीन दिलाना चाहिए कि अब जो कुछ हुआ ये दूसरी बार मुसलसल 1 माह में हुआ या 1 माह 5 दिन में हुआ, इसका रिपीटेशन नहीं होगा। इसीलिए फौज के हवाले करने का मुतालबा था। मुझे नहीं मालूम कि मुतालबा किस हद तक मंजूर हुआ, लेकिन हमें तो इससे गरज नहीं है। गरज इस बात से है कि जो कुछ हुआ इनफ इज इनफ, अब मजीद नहीं होना चाहिए, इसकी गारंटी चाहिए। और अगर गारंटीज मिल जाती हैं तो फिर यकीनन ये धरना कोई परमानेंट हल नहीं है। मैं भी समझता हूं इस बात को, परमानेंट हल नहीं है, लेकिन हम परमानेंट सॉल्यूशन चाहते हैं, इसलिए धरना दिया गया। और अगर लवाहिकीन अब तक बैठे हुए हैं तो मुझे इसका सही अंदाजा नहीं है, क्योंकि मैं तो यहाँ कराची में हूँ और पूरा दिन मेरा मसरूफियत में गुजरा है। शाम को भी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और वहाँ से
मैं एक ज़रूरी मीटिंग से होता हुआ अभी पहुंचा हूं आपके चैनल पर, तो मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि क्या मुज़ाकरात हुए और क्या नतीजा उसका बरामद हुआ। लेकिन जो 35 दिनों कबल हुआ था उस वक्त भी यही एक्शन रिप्ले नहीं होना चाहिए। उस वक्त भी यकीन दहानियां कराई गई थी, वादे किए गए थे, उन पर अमल दरामद नहीं हुआ, तो सारा रोना इस बात का है। जी मलीर, कराची में भी इस वक्त इतलात यही है अलामा साहब के धरना खत्म करने से इनकार कर दिया गया है, और क्वेटा में भी यही इतलात आ रही हैं कि अभी तक जो लवाहिकीन हैं वो कह रहे हैं कि हम धरना खत्म नहीं करेंगे, फौज के हवाले किया जाए क्वेटा को। और यही आपने भी जो बात की कि तशफ़ी होनी चाहिए, गारंटीज होनी चाहिए, ये गारंटी आप किससे मांग रहे हैं? कौन आपको तशफ़ी दे सकता है, कौन आपको गारंटी दे सकता है? गारंटी हुकूमत दे सकती है, जो मुज़ाकरात करने आए थे। और पहले तो गुज़िश्ता माह तो वजीर आजम आए थे, तो वजीर आजम लेवल पर जो वादे हुए उनका ईफा नहीं हुआ, तो अब फिर अगर उससे नीचे के लेवल पर लोग आएंगे तो आप खुद बताइए कि जो मुतासरीन हैं, जिन्होंने अपने प्यारों को खोया है, उनकी तशफ़ी कैसे होगी। और ये साजिश तो 2 रोज से चल रही है, कभी कुछ कहा जा रहा है, कभी कुछ कहा जा रहा है, कभी किसी से कहलवाया जा रहा है कि बस कल तदसीन हो जाएगी, कभी कुछ कहा जा रहा है कि धरना कल ख़त्म हो जाएगा। मुख्तलिफ किस्म के पट्टियाँ टीवी पर चल रही हैं, तो ये हर बार इस्तेमाल हुआ है कि धरना ख़त्म हो। लेकिन बात ये कि हम ये नहीं कहते कि धरना जारी रहे, अगर मामलात हल हो जाते हैं तब भी नहीं, अगर मामलात हल हो जाते हैं, सेटलमेंट हो जाता है, परमानेंट सॉल्यूशन और सेटलमेंट चाहिए परमानेंट, कि ये रिपीटेशन नहीं होगा इन वाकयात का। ऐसे एश्योरेंसेस चाहिए, वो होनी चाहिए, मिलनी चाहिए। मैं तो बहुत दूर हूँ, मैं मुज़ाकरात के अमल से दूर हूँ। जी अश्योरेंसेज दे सकते हैं नूर आलम खान साहब, क्योंकि पहले कह रहे हैं कि वजीर आजम साहब गए, अब नीचे के लेवल के लोग गए हैं, आपके पार्टी के ही लोग हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि वजीर आजम साहब ने भी अपनी जो बातें की वो उनको पूरा नहीं कर पाए। हमने पहले एक हुकूमत को खैरबाद कहा था, गवर्नर राज को वेलकम किया था, अब हमने एक IB चीफ का तबादला देखा है, लेकिन इससे क्या मसले का हल निकल सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया सना। बेसिकली यहाँ पे अश्योरेंसेस की बात की गई है, तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने लास्ट टाइम भी जब हमारे कमर जमान कायरा साहब थे वो गए थे उनके साथ, और उस वक्त उन्होंने तहलील करने की जो प्रोविंशियल असेंबली है उनको तहलील करने की बात की थी, तो हमने वो वादा पूरा कर दिया था। जहाँ तक जो वाकया हुआ है बिल्कुल अफसोसनाक है, लेकिन मेरे ख्याल में ये खाली क्वेटा में नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान में चल रहा है। फाटा में ये हो रहा है, ये पेशावर में हो रहा है। इसके लिए अगर उस पर ये कहते हैं कि आप इसको रोकने का एक ही वो हो सकता है जब पाकिस्तान की अवाम भी और पाकिस्तान की सारी लीडरशिप भी इकट्ठे हो, बमाए मीडिया, बमाए जजेस, हर कोई इसको सीरियसली ले और उस पर स्टेप्स लिया जाए। यहाँ पे टारगेटेड ऑपरेशन, यहाँ पे आर्मी की बात की गई है, तो अभी टारगेटेड ऑपरेशन शुरू है, आर्मी ही कर रही है, आर्मी की सुपरविजन में हो रहा है, और ऑलमोस्ट अबाउट 170 पीपल आर अरेस्टेड बाय जो अरेस्ट किए गए हैं, और एक्सप्लोसिव भी पकड़ा गया है बाकायदा इनके सामने। और इन्होंने इकट्ठा जो सरदार साहब हैं उनके इनके कबीले के, उन्होंने भी बाकायदा वो भी थे, और उनके सामने ये ब्रीफिंग दी गई है कमर जमान कायरा साहब ने। और हमारी जो अगर गवर्नमेंट इसमें सीरियस नहीं होती तो हमने एकदम आज क्यों फिर लोग भेजने थे। हम सीरियस हैं, वी वांट टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। बेसिकली बात यह है कि हमने वहां पे सर्कमस्टेंसेस भी देखे। यू वांट टू बट कैन यू? नूर आलम साहब, यू वांट टू बट कैन यू? No, we are doing it. I mean, if people are there is a targeted operation going on, so we are going for the operation. The only thing is that एक दिन में या एक रात में एकदम सही हर चीज नहीं हो सकता। बलोचिस्तान या खैबर पुख्तूनख्वा या पाकिस्तान में जो मसला है ये पिछले 10-12 साल से है, और ये एकदम इसका ये भी बात है कि हम इस तरफ भी देखते हैं कि देखें आज हम ये ऑपरेशन तो कर लेते हैं, लेकिन कल फिर प्रॉब्लम ये होता है कि यही लोग फिर कहें कि आर्मी ने ज्यादती की। तो हम हर चीज के हर पहलू को गवर्नमेंट को देखना पड़ता है कि कोई लोग किसी के साथ ज्यादती ना हो, कोई बेगुनाह को वो ना हो, जैसे ये बेगुनाह है किसी और बेगुनाह के साथ ज्यादती ना हो सके। तो हमें हर तरफ हर पहलू पे देखना चाहिए। हाँ, यहाँ पे एश्योरेंस की बात की गई है, तो हम ये एश्योरेंस जरूर दे सकते हैं। देखें,
अमेरिका जो बहुत ज़्यादा तगड़ा अपने आप को कहता है और पूरे दुनिया पे हुकूमत करने की ख्वाहिश या करता है, उसको देख लें। वो जो है जो फुल प्रूफ उनके इक़दामात होते हैं 9/11 से पहले उनके, या वो जो उनके बाद भी वहाँ पे ये अटैक्स हो जाते हैं। पाकिस्तान तो ये तो बलोचिस्तान जो एरिया है इसमें पाकिस्तान में फिर बलोचिस्तान या खैबर पुख्तूनख्वा, उसमें तो और ममालिक के भी काम हो रहे हैं ना। यहाँ पे बदकिस्मती से शिया सुन्नी को लड़ाने की कोशिश की जा रही है और यहाँ पे कुछ लोग भी ऐसे ही वो हैं। मैं अपने शिया बरादरान से ये बता देना चाहता हूँ कि हम सब मुसलमान हैं, इसमें शिया सुन्नी की कोई बात नहीं होती। प्लीज आपके साथ आपके गम में हम भी वैसे शरीक हैं, चाहे वो सियासी है, चाहे मीडिया वाले हैं, चाहे और कोई उसमें है। तो हम सबको आप ये, अगर मैयतों की तदफीन की बात है, हमारी रिक्वेस्ट ये है कि देखें मैयतों की तदफीन हो जाए, क्योंकि इस्लाम में भी मुर्दे को आप ज्यादा, अगर कोई शहीद हो जाए या वो हो जाए, आप उसको ज्यादा नहीं रख सकते, आपको दफनाना पड़ेगा। तो हम उसकी रिक्वेस्ट करते हैं और ये अश्योरेंस देते हैं कि इंशाल्लाह हम सीरियस हैं। हम जो ऑपरेशन, टारगेटेड ऑपरेशन शुरू है वो इंशाल्लाह आखिरी वक्त तक चलेगा। ये खाली यहाँ पे नहीं कि आप क्वेटा पे हो, ये बाहर भी जो एरियाज में हैं, जो अगर बलूचिस्तान से बाहर है, हम वहां पे भी करेंगे इंशाल्लाह। तो ये अश्योरेंस हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मौजूदा गवर्नमेंट आपको इनको देती है। और कमर जमान कायरा साहब, नदीम अफजल चंद साहब, गोंदल साहब जो हैं, और जो जितने भी यास्मीन रहमान, ये सारे जो गए हैं, चांडियो साहब, ये सीनियर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वो हैं। और ये वो लोग हैं कि जिनकी वो किसी की वो परवाह नहीं करते, वो चाहे अफसर सामने बैठा हो या पीपल्स पार्टी का भी कोई बंदा, अगर कोई भी बंदा इन्वॉल्व हो तो खुदा की कसम इनकी भी हम परवाह नहीं करेंगे इस चीज में। नूर आलम खान साहब, मैं जाहिर है सीनियरिटी तो जज नहीं कर सकती यहाँ बैठ के, लेकिन मैं कह रही हूँ कि ताहिरुल कादरी साहब से भी जब मुज़ाकरात हुए थे तो 10 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई थी, बहुत बड़े बड़े नाम थे उसमें भी कायरा साहब मौजूद थे, लेकिन खुर्शीद शाह साहब भी थे, अमीन फहीम साहब भी थे। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि सीनियरिटी वाइज आप लोगों ने इसका ख्याल रखा, और पार्लियामेंट्री कमेटी है तो क्या आपने जरूरी समझा कि आप ANP से, नून लीग से लोगों को तश्कील देते, एक पूरी कमेटी सबको उसमें पार्टिसिपेट करने की दावत देते और फिर ये कमेटी जाती? देखें, बिल्कुल ये उनको भी हमें ले जाना चाहिए था, लेकिन बात यह है कि जो हमने बंदे भेजे एकदम, मतलब क्योंकि हम सॉल्व करना चाहते हैं इस वक्त मसला के, ताकि वहां पे स्ट्रेट अवे एक्शन हो। और जो बंदे हमने भेजे हैं उनको भी वो उनकी रेपुटेशन माशाल्लाह बहुत अच्छी है। नदीम अफजल चंद इज अ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन हैं। यास्मीन रहमान साहिबा, वो उनकी मतलब आप उनके उस पर शक नहीं कर सकते। जहां तक ANP या जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान या और पार्टियों का, बिल्कुल उनको भी ले जाना चाहिए और मेरे ख्याल में उनसे भी राय लेनी चाहिए। मेरे ख्याल में राय ली होगी गवर्नमेंट ने, ये नहीं है कि नहीं ली होगी। जी ठीक है। नूर आलम खान साहब ने कहा कि हम सब मुसलमान हैं, ये बिला वजह की जो मसलक की लड़ाई है ये हमारे दरमियान बिला वजह में नफरत पैदा कर रही है। गामदी साहब, ये बात नूर आलम खान साहब कह सकते हैं, मैं कह सकती हूँ, और भी लोग कह सकते हैं, लेकिन अमली तौर पर तो हमें नजर आता है कि एक मसला है। इस मसले को हल क्या फौज ही कर सकती है या नजरियात से कैसे लड़ेगी फौज? फौज तो बंदूक से लड़ती है जी। नजरियात की जंग हमेशा दानश्वर लड़ा करते हैं। हमारे मुल्क में मजहबी उलमा की बहुत बड़ी कुव्वत है, देवबंदी है, बरेलवी है, अहले हदीस है। सवाल ये है कि वो सब और उनकी क़यादत सामने आकर ये क्यों नहीं कहती कि शिया मुसलमान है, उम्मत मुस्लिमा का हिस्सा है, हमारे भाई हैं। उनको अगर कोई आदमी कत्ल करता है तो वो उसी जुर्म का इर्तिकाब करता है जिसका कुरान मजीद ने जिक्र किया है कि जिसने किसी मुसलमान को जानते बूझते कत्ल कर दिया उसकी सजा अबदी जहन्नम है। ये बात क्यों नहीं कही जाती? ये लोग जो इस तरह के इक़दाम कर रहे हैं वो इंस्पिरेशन कहाँ से हासिल करते हैं? वो हमारे मजहबी लोगों से हासिल करते हैं। जब मस्जिदों में नफरत का दर्स दिया जाएगा, जब मुख्तलिफ गिरोहों की तकफीर की जाएगी, जब उन्हें मुर्तद और काफिर करार दिया जाएगा, तो उसके बाद फिर लोगों को फैसला करना होता है कि वो उनके साथ क्या करें, और वो फैसला कर रहे हैं। तो मेरे नजदीक सबसे पहला काम तो ये है कि हमारे मुल्क के उलमा अपने इस फरीजे को पहचाने, वो देखें इस कौम के साथ क्या हो रहा है, देखें इसके कितने बदतरीन नताइज निकले हैं। जिस तरह फौज की खारजा पॉलिसी के बदतरीन नताइज हम भुगत रहे हैं, उसी तरह हमारे यहाँ मजहबी लोगों के इन तकफीर और दूसरों को
जाल और मुज़िल करार देने के भी बदतरीन नताइज हम भुगत रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि नजरियाती जंग तो आपको लड़नी है, मुझे लड़नी है, उलमा को लड़नी है, दानिश्वरों को लड़नी है। वो मैदान में आए, सामने आए और आकर ये बताएं कि ये सब कुछ जो कुछ हो रहा है इसकी दीन में कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन हम सब मुनाफिकत में मुब्तला हैं, हम अलहदगी में और बातें करते हैं, हम अपनी मस्जिदों में और गुफ्तगू करते हैं, हम अपने मदरसों में और गुफ्तगू करते हैं और हम सियासी प्लेटफॉर्म पर आकर उससे बिल्कुल मुख्तलिफ बात कर रहे होते हैं। गामदी साहब, लेकिन आपने जो कहा कि मैदान में आए और खुलकर क्यों नहीं कहते, खुलकर जो कहते हैं वो कहाँ जिंदा बचते हैं गामदी साहब, और कहाँ रह जाते हैं वो बात करने के लिए, और डर के मारे तो इस मुल्क में भी नहीं रहा जा सकता, ये आपसे बेहतर कौन जानता है। लेकिन ये बताइए कि इस वक्त जो हालात हम देख रहे हैं इसमें कौन आगे बढ़ सकता है, और अगर उलमा अपना किरदार नहीं पहचान रहे, दानिश्वर अपनी गुफ्तगू नहीं कर पा रहे, और अगर मुझ जैसे लोग चेंज नहीं ला पा रहे, तो फिर हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि उलमा तो पहचानते तो हैं कि उन्हें क्या करना है, लेकिन करते नहीं है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो हमेशा से रियासत की होती है, और रियासत को कौन चला रहे हैं? सियासतदान चला रहे हैं। सियासतदानों ने कब अपने फरीजे को अंजाम दिया है, यानी वो कब एक वाज़े मौक़िफ़ लेके सामने आए हैं? आप ये देखिए कि जब कभी वो मिल बैठते हैं तो होता क्या है, होता ये है कि वही चीज जिसका आपने जिक्र किया है, कभी उनके ऊपर खौफ सवार होता है, कभी वो ख्याल करते हैं कि फलां का नाम ले लिया या फलां के बारे में बात कर दी तो उसके नताइज हमारे यहाँ सियासत पर क्या होंगे। इस तरह की बेशुमार मसले हैं जिनको सामने रख के गुफ्तगू की जाती है। हिफाजत का बंदोबस्त कीजिए, जो भी कर सकते हैं, लेकिन बहरहाल हक की शहादत देनी है, सही बात कहनी है। ये लोग उस वक्त तक बाज नहीं आएंगे जब तक एक तरफ नजरियाती लिहाज से इनके इस्तेदलाल को खत्म न किया जाए और दूसरी जानिब पूरी कौम फौज की पुष्ट पर खड़ी होकर ये फैसला न करे कि हमें इसको गवारा नहीं करना। और कौम किस चीज का नाम है? वो उनके रिप्रेजेंटेटिव का नाम है, उनके नुमाइंदों का नाम है, जिनको आप सियासतदान कहते हैं। जी, हमारे साथ राना तनवीर साहब भी हैं। राना साहब, ये बताइएगा क्या कि कोई मसलहत आपको खामोश रखती है, किसी का नाम लेने से रोकती है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही? आप मुझे बताइए कि आप बतौर एक ऑपोजिशन क्या कर पाए हैं इस वक्त, ये 5 सालों में आपकी क्या कारकर्दगी रही है? कहीं मसलहत के आगे आप लोगों ने तो घुटने नहीं टेके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सना, मैं सुन रहा था नूर आलम साहब की बात और गामदी साहब की बात यह है कि जहाँ तक अपोजिशन का पहले आपने सवाल किया है और बार बार ये बात हो रही है कि सारी कौम इकट्ठी और सपोर्ट दे और यकजा होकर इस मसले का हल निकाले या ये जंग लड़े। मेरा ख्याल है कि जहाँ तक दहशतगर्दी का मसला है, इसमें सारी कौम ने बार बार कहा है, जिस तरह गांधी साहब ने कहा, कौम से मुराद उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं। बेशुमार वहाँ रेजोल्यूशन पास किए हैं, बेशुमार वहाँ हमने उठकर स्पीचेस किए हैं कि खुदा के लिए कुछ करें। और हमें समझ नहीं आती कि फिर ये इस्तेदलाल ये देते हैं कि जी कौम इकट्ठी हो और कौम साथ है। भाई, आपके हाथ में मुल्क की भाग दौड़ है, आप हुकूमत में हैं, आपको कहाँ सपोर्ट इस मसले पे नहीं दी जा रही? जहाँ बाकी बातें हैं, इनकी गवर्नेंस की बात है, इनके अदारों को तबाही की बात है, या और इनके मामलात इकनॉमिक हैं, लेकिन जहाँ तक ये दहशतगर्दी का मसला है, इसमें पूरी की पूरी कौम, बिलखसूस हमारी पार्टी और अपोजिशन इनके साथ खड़ी है। और बार बार इनको उठकर हमने कहा है, बार बार इनको सपोर्ट दी है, बार बार इनको ताकत दी है और कहा है कि आप खड़े हों, कुछ करें। लेकिन हाल ये है कि जिस तरह आपने कहा कि किसी कलदम जमात को भी सपोर्ट किया आपने? नहीं, कभी भी नहीं किया। ये बिल्कुल एक ऐसी बात कर देते हैं जिसका कोई मेरा हाल ना सारा ना पाँव है। यकीन हम सबसे ज़्यादा तो हम लड़ रहे हैं। पिछले दौर में भी देखें कि बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर के पे अटैक हुए, उस वक्त भी हमारे चीफ मिनिस्टर शहबाज साहब थे, उन पे भी अटैक हुए। आपको पता है कि कुछ तंजीमों ने ये काम किया था। और अब भी ये जो 5 साल हैं, इसमें हम खड़े रहे हैं इनके साथ इस मसले पे। लेकिन ये जो बात आपने की है कि जी अब दोबारा ये लोग गए हैं, इन्होंने कमेटी बनाई है, मसला फिर वही आ जाता है ट्रस्ट का, क्रेडिबिलिटी का। इनके पहले जो इन्होंने जब प्राइम मिनिस्टर गए थे, उनकी एक लंबी इनकी तारीख है जहाँ ये बातें करते हैं, मुआहदे करते हैं, चाहे तारुल कादरी हो, चाहे मरी का मुआहदा हो, ये आप देखें कि इनकी क्रेडिबिलिटी ज़ीरो है। लोग मानने को तैयार नहीं, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन कोई नहीं होती, एग्जीक्यूशन कोई नहीं होती। इसलिए मैं कहता हूं कि ये जो बात मशकूक है, नून लीग की भी क्रेडिबिलिटी मशकूक है इस वक्त। राना साहब, बहुत माजरत किस तरह कल फ्लोर ऑफ हाउस पे आप पर जो इल्जामात लगाए हैं एक एमएनए ने, आप बताइए उनका जवाब है आपके पास? वो गलत,
वो गलत है, बिल्कुल उसका ना सारा ना पौ है। मैं बिल्कुल आपको यकीन से कहता हूँ, आपको आप जानते हैं, लीडरशिप को भी जानते हैं, PMLN को भी जानते हैं, इनका आप बिल्कुल इससे वाकिफ हैं कि इनका करैक्टर क्या है, इनका प्रोग्राम क्या है, सोच क्या है, मंशूर क्या है। जी नहीं जानते, ये तो आप ठीक है यहाँ बैठ के बात कर सकते हैं, लेकिन बात ये है कि आप PMLN, PPP सब पॉलिटिकल पार्टीज का हर शहरी को हर एक का एक अपना अपने सोच है हर पार्टी के मुतालिक। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि नज़रियात, एक तरफ नज़रियात की बात है, एक तरफ इंतज़ामी मामला है। इंतज़ामी मामला तो ये हैंडल करे ना जी, जहाँ गांधी साहब ने कहा बिल्कुल ठीक बात है। नज़रियात की बात है, ये उनकी सोच में तब्दीली लाना ये एक लंबी बात है। मीडिया उसमें रोल अदा करे, दानश्वर करें, उलमा करें, लेकिन साथ ही साथ जो एक गवर्नमेंट की रेट है, जो गवर्नमेंट के मामलात हैं एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे, ये उनके आईनी जिम्मेदारी है। उनको क्यों नहीं पूरा कर रहे, क्या हिचकिचाहट है इनको? लेकिन मैं कहता हूं जब तक, बिल्कुल बात ठीक है, जब तक हम पॉलिटिकल इंटरेस्ट से अबव नहीं होंगे, एक दफ़ा बन गए ना जी, अगली दफ़ा मैं कहता हूं कि अगर कुर्सी तो जानी है, लेकिन अगर कोई कौमी मफादात के लिए कौमी मामलात में बेहतरी ला के चला जाए कोई, तो वो तारीख उसको याद रखती है। जाना तो हर एक ने है, चाहे प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट है, आज या कल नहीं है। तो मेरा ख्याल है अगर वो ऐसे फैसले करें, ऐसे काम करें जिससे मामलात मुल्क के बेहतर हों, मुल्क आगे की तरफ बढ़े, उनके जो यहाँ दहशतगर्दी का मामला है या और मामलात हैं उनको बेहतर कर जाएं, तो मेरा हाल है उनके लिए ये मुस्तकबिल की एक उनको याद रखने वाली बात होगी। लेकिन अफसोस ये है कि ये काम तो ये करते हैं, बातें बिल्कुल बात ठीक है, मुनाफिकाना सारी बात है, काम करना नहीं चाहते, तकरीरें हो रही हैं। और अभी पिछले बताएं ना, जब प्राइम मिनिस्टर साहब गए थे, कौन से मुआहदे नहीं हुए थे? अब दोबारा इतना बड़ा वाकया हो जाना, ये ठीक बात है कि दहशतगर्दी सारे पाकिस्तान में है, कभी अमेरिका की मिसाल दी जाती है, कभी कोई बड़ी बड़ी ताकतों की, लेकिन मखसूस तबके को जो एक खास एरिया में एक टाउन है, नहीं सना मेरी बात सुने, एक मखसूस एरिया है, एक टाउन है, उसको भी अगर ये नहीं संभाल सकते, बाकी ठीक है कि इक्का दुक्का कोई उधर कर गया, स्केटरिंग वाकयात होते हैं, लेकिन अगर एक मखसूस इलाके को जाए, इनको पता है कि वहाँ कहाँ गए इंटेलिजेंस, IB का वहाँ का रीजनल हेड बदलना, वहाँ का IG बदलने से मसाइल हल नहीं होंगे। ताकत के जोर पे टेम्परेरी आप रिलीफ दे सकते हैं, बेहतरी ला सकते हैं, लेकिन जब तक परमानेंट बैठ कर इसका सोल्यूशन यही निकालेंगे, तो मैं समझता हूँ ये मामला इस तरह चलते रहेंगे और पाकिस्तान की बुनियादें जो पहले ही मैं समझता हूँ कमज़ोर हो चुकी हैं, मज़ीद खोखला होती जाएंगी। ये बड़ी एक अलार्मिंग सिचुएशन है। ये ऐसे नहीं है कि 5 साल गुजर गए हैं और एक तरफ भी कहा 1 इंच किसी डायरेक्शन में बेहतरी नहीं आई। ये हमारे सोचने की बातें हैं, ये सिर्फ हुक्मरानी कोई ये नहीं कि मुझे ब्रेक राना साहब, मुझे एक ब्रेक लेने की इजाजत दे दीजिए। अलामा साहब के पे मुझे कमेंट लेना है, स्पेशली ये जो नजरियाती जंग हम लड़ रहे हैं, ये तो फौज नहीं लड़ सकती। उलमा का किरदार क्या होना चाहिए, दानिश्वरों को कैसे आगे बढ़ के इसको संभालना चाहिए, मैदान में कैसे उठना चाहिए, इस पर भी बात करेंगे। गामदी साहब भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे, अलामा साहब भी मौजूद रहेंगे, हनीफ हमें ज्वाइन करेंगे। हम एक छोटा सा वक्फा ले रहे हैं, हमारे साथ रहिए। एंड वेलकम बैक टू यकीन। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से नूर आलम खान साहब, हमारे साथ मौजूद हैं राना तनवीर साहब ऑफ द एन लीग, और हमारे साथ मौजूद हैं जावेद अहमद गामदी साहब और अलामा अब्बास कुमैली साहब। अलामा साहब, जो बात गामदी साहब ने की थी, मैं चाहूंगी कि आप उस पर जरूर रिस्पॉन्ड कीजिए, क्योंकि फौज को तो हम आवाज दे रहे हैं, फौज तो हथियार से लड़ सकती है। ये जो नजरियात की जंग है, एक बहुत सादा सी बात है कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। ये सबक हम अपनी कौम को क्यों नहीं दे सके? क्या इससे किसी अपने ही मफाद का नुकसान होता है जो हम इस पे कॉम्प्रोमाइज करते हैं? सबसे पहले तो मैं गामदी साहब को खराज अकीदत पेश करूंगा कि उन्होंने 100% हक बात कही है। सही को सही और गलत को गलत कहा है, हक को हक और बातिल को बातिल कहा है। लेकिन माजरत के साथ ही नजरियात की जंग नहीं है। नजरियात तो मेजर गामदी साहब के भी अलग अलग हैं किसी हद तक, थोड़ी बहुत हद तक, लेकिन इस दहशतगर्दी के मामले में मेरा इनका मौक़िफ़ एक है। तो नज़रियात एक हों ये तो मुमकिन नहीं है, नज़रियात तो अलग अलग होंगे, लेकिन न ये नज़रियात की जंग है, न शिया सुन्नी जंग है, न फ़िरका वाराना जंग है। इसलिए कि सिर्फ शियाई कत्ल नहीं हो रहे हैं, अहले सुन्नत भी कत्ल हो रहे हैं, देवबंदी भी कत्ल हो रहे हैं, बरेलवी भी कत्ल हो रहे हैं, मज़ारात पे हमले हो रहे हैं, क्रिश्चियनों को कत्ल किया जा रहा है। कौन कत्ल नहीं हो रहा, कौन कत्ल होने से महफूज है?
आज क्या हालत है मुल्क की, लोग मुल्क छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। तो नजरियात की जंग नहीं है, ये कोई एजेंडा है बैरूनी और उसमें अंदरूनी दुश्मन भी मुल्क के मिले हुए हैं, लिहाजा ये खालिसतन दहशतगर्दी है और जो लोग ये कर रहे हैं आइडेंटिफाइड है। दूसरी बात, अगर नजरियात की बात है तो देखिए मुसलमा तौर पर मुख्तलिफ फिरके हैं, तो और ये जंग शुरू हुई है, अगर इस तरफ आ जाए हम तो फिर फतवों की वजह से शुरू हुई है, जो तकफीरी फिर कुफ्र के फतवे दिए गए, वाजिबुल कत्ल होने के फतवे दिए गए, मस्जिदों और मदारिस से ये काम हुआ है। तो इसका तोड़ तो ये था कि मुत्तफ़क़ा फतवा तमाम मकातिब फिक्र की तरफ से, और मैं सेनेट में जब मेंबर था 6 साल तक चीखता रहा हूं, लेकिन मजम्मत तो की जाती थी किसी वाक़े की, लेकिन मुत्तफ़क़ा फतवा देने को उलमा तैयार नहीं हुए, आज तक तैयार नहीं हुए। और अगर किसी ने फतवा दिया, इसे हराम करार दिया, तो उसे सियासी फतवा कह दिया गया, जैसे मुफ्ती मुनीबुर रहमान का फतवा हुआ, अभी अभी साहबजादा फजल करीम ने फतवा दिया, उसकी कोई अहमियत नहीं। जब तक तमाम मकातिब फिक्र को बिठाकर उनसे फतवा नहीं लिया, या फॉर और अगेंस्ट आप हक में हैं या नहीं है, अगर कोई हक में नहीं है और मुस्बत अंदाज में कुरान और सुन्नत के मुताबिक फतवा दे, फतवे की अहमियत है कि कुरान और सुन्नत के मुताबिक हो, उसके बरखिलाफ हो तो फतवा फतवा नहीं है, वो फतवा फतवा नहीं है। और वो शख्स जो ऐसा फतवा इशू करता है, ये कुरान और सुन्नत के भी खिलाफ है, ये आईन पाकिस्तान के भी खिलाफ है। वो दहशतगर्द असल बड़ा मुजरिम वो है जिसने फतवे दिए हैं, लेकिन किसी फतवे देने वाले के खिलाफ कोई एक्शन लिया गया, या तो जिम्मेदारियां कबूल की जा रही, हाँ हमने किया, डंके की चोट पर हमने किया, तो छुपे वो तो नहीं है, दहशतगर्द किसी बिल में जाके छुप तो नहीं गए। और जो बात मेरे दोस्त पीपल्स पार्टी के रहनुमा ने कही, नूर आलम भाई साहब, मेरे नूर आलम साहब ने, ये 35 दिन पहले भी ये वाकया हो चुका, और उस वक्त वजीर आजम को खुद चौथे 5वें दिन जाने की तौफीक हुई, और उसके बाद उन्होंने एश्योरेंसेस दिए थे, वो एश्योरेंसेस पूरे नहीं हुए। उस वक्त भी टारगेटेड एक्शन की बात की गई थी, कौन सा टारगेटेड एक्शन हुआ 35 दिनों में, कौन सा टारगेटेड एक्शन हुआ? सिर्फ जरा लोगों में जरा थोड़ा सा तसल्ली हुई थी, खौफ था, और दहशतगर्द शायद इंतजार कर रहे थे इसी चेलुम का, जो चेलुम के एक दिन आगे किया गया। उस वक्त एश्योरेंस दी गई थी कि हम कलदम तंजीमों के खिलाफ कार्रवाइयां करेंगे। कौन सी कार्रवाइयां हुई? तो फिर कौन से अब नए एश्योरेंस देंगे जिस पर हम यकीन दहानी या वहां के लोग यकीन दहानी कर लें? मैंने कहा मैं तो उस मुज़ाकरात के अमल में शरीक ही नहीं हुआ, इसलिए कि मैं जानता हूं कि नतीजा क्या आना है। और अब तक जितने एश्योरेंस और वादे किए गए, कौन सा वादा पूरा हुआ? कोई एक वादा तो पूरा हुआ, और तो और शहीद बेनजीर भुट्टो के कातिलों ही को गिरफ्तार कर लिया होता तो शायद कुछ तशफ़ी होती, वो भी तो ना हो सका। और फिर कितने बड़े बड़े वाकयात हुए सारे मुल्क में, और सारे मुल्क में इस पैमाने पे किलिंग्स नहीं हो रही है, बम धमाके नहीं हो रहे हैं। कराची में भी हो रहा है, मैंने माना, तो कराची में भी एक्शन होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? हर जगह एक्शन होना चाहिए। और फिर फौजी के जरिए तो आपने स्वात में पीस रिस्टोर कराया था, स्वात ही में एक्शन हुआ लिया गया था, वो आइन के दायरे में था। उस वक्त वहां के लोगों ने तो मुतालबा नहीं किया था, लेकिन आपने महसूस किया कि स्वात में होना चाहिए, कंसेंसस डेवलप हुआ, और इसीलिए तमाम फौज को सपोर्ट किया गया। आज क्यों नहीं ऐसा हो रहा? फौज से डर क्यों रहे हैं आप? क्यों नहीं फौज को सौंपते? इसलिए कि ये काम फौज ही कर सकती है, जो काम फौज कर सकती है वो उलमा नहीं कर सकते। लेकिन कुमैली साहब, क्या ये कहना दुरुस्त होगा? क्या ये कहना दुरुस्त होगा कि फौज तो कभी बलोचिस्तान से गई ही नहीं? क्या फौज वहां पर नहीं है? क्या वहां पर एफसी नहीं है? क्या वो अभी तक चीजों को नहीं देखते? तो ये कहना कि फौज को ले आओ, मुख्तलिफ क्या है इसमें? मैं कहता हूं कि फौज अगर है भी तो उसे कार्रवाई करने की इजाजत नहीं है, एक्शन लेने की इजाजत नहीं है। देखिए, अब मैं एक बात कह रहा हूं, जरा सुकून के साथ सुने। वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। आपने कराची में और पूरे मुल्क में टारगेटेड किलिंग्स हो रही थी, लेकिन जब मुहर्रम की आमद हुई तो आपने एक शख्स जो आपका वजीर दाखिला है, उससे आपने क्लियरली ये टास्क दिया कि मुहर्रम में कुछ नहीं होना चाहिए, लिहाजा अलावा इक्का दुक्का छोटे बड़े वाकयात के 10 मुहर्रम के जुलूस में कुछ नहीं हुआ, 8 मुहर्रम को कुछ नहीं हुआ, 9 मुहर्रम को कुछ नहीं हुआ, चैलुम पे कुछ नहीं हुआ, 28 सफर को कुछ नहीं हुआ, 8 रबीउल अव्वल को कुछ नहीं हुआ, 12 रबीउल अव्वल को कुछ नहीं हुआ। हजारों जुलूस निकले पूरे मुल्क में, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद फिर आपने उसको
शायद वो टास्क वक्ती तौर पर दिया था और उसके बाद उसको इसकी खिदमत फिर आपने उस तरह से नहीं ली, लिहाजा ये सब कुछ होना शुरू हो गया। उसी को आप देखें, पूरे मुल्क में देख लें आप, तो जब आप चाहते हैं कि दहशतगर्दी ना हो तो यकीनन आप किसी को टास्क देते हैं, और जब आप खुद ही नहीं चाहते किसी मसलियत की वजह से, तो फिर ये सब कुछ होने चला जाता है। ठीक है, 2 सवाल आपने बनाए। बहुत शुक्रिया कुमैली साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। हमें हनीफ को लेना है, इसलिए आपको खुदाफिज कहना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया। गामिदी साहब, एक सवाल आपकी तरफ जाता है और फिर नूर आलम साहब के पास जाऊंगी। ये सवाल, मतलब मैंने उनसे जो सवाल किया, उन्होंने कहा नजरियाती जंग नहीं है, लेकिन अगर बुनियाद फतवों से जारी हुई है तो फिर ये नजरियाती कैसे नहीं है? और सही फरमाया उन्होंने कि स्वात ऑपरेशन हुआ और ये सारा कुछ हुआ। आप क्या समझते हैं इस वक्त हल क्या है? हल वही है जिसकी तरफ वो इशारा कर रहे थे कि हुकूमत को सियासी अज़्म से काम लेना चाहिए जी। इनिशिएटिव हुकूमत के हाथ में है, वही आगे बढ़ेगी, वही पूरी कौम को इकट्ठा करेगी, इसलिए कि इकदाम का फैसला बाहर उसको करना है। अगर बाकी लोग इकट्ठे हो भी जाएं तो वो ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हैं कि अपना एक नुक्ता नजर बयान कर दें, लेकिन इकदाम के लिए हिकमत अमली बनाना भी हुकूमत का काम है और इसके लिए लोगों को जमा करके कौम को पुश्त पर लाना भी हुकूमत का काम है। मैंने तो ये गुजारिश की थी कि अगर आप इस सारे मसले का इसके अंदर उतर कर जायजा लें तो ये पैदा कहाँ से होता है? ये हमारे उलमा के फतवों से पैदा होता है, ये उनके एक दूसरे को काफिर करार देने से पैदा होता है, ये उस कुफर के खिलाफ इक़दामात के लिए तंजीमें कायम करने से पैदा होता है। ये तंजीमें हमारी आंखों के सामने कायम हुई है, इनके लिए फतवे हमारी आंखों के सामने दिए गए हैं, इस मौजू पर किताबें हमने पढ़ी हैं, उनका मुताला किया है, वो आज भी दसियों की तादाद में मौजूद है। नौजवान, बिलखुसूस वो नौजवान जिनका इब्तदाई इल्म कुछ ज्यादा नहीं होता, वो उलमा की तकरीरें सुनते हैं, वो उनके फतवे पढ़ते हैं, वो ये किताबें पढ़ते हैं, उसके बाद उनके अंदर एक आग लग जाती है। फिर तंजीमें मौजूद है, उनको पनाह देती है, फिर उनके सामने अहदाफ टारगेट्स रखती हैं, उसके बाद ये सारा अमल शुरू हो जाता है। तो इसकी बुनियाद कहाँ से उठती है, इस बुनियाद को समझना चाहिए, और मेरे नजदीक इस बुनियाद को दुरुस्त करने के लिए तो बरसों चाहिए। ये आग हमने बरसों की मेहनत से लगाई है, ये बरसों की मेहनत ही से असलन बुझेगी, लेकिन एक काम तो कल कर सकते हैं उलमा, देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, जिन लोगों के पीछे लोग मौजूद हैं वो आए मैदान में और आकर ये कहें, ये बताएं कि कोई शख्स भी जो अपने आप को मुसलमान कहता है उसकी तकफीर करना, उसके कत्ल के फतवे देना ये नाजायज है। और खास तौर पर जिन कम्युनिटीज को या जिन गिरोहों को या जिन मकासद फिक्र को हदफ बनाया जा रहा है उनका नाम लेकर बताएं कि वो हमारी उम्मत का हिस्सा है, वो मुसलमान है। जब तक हम ये बात नहीं कहेंगे और खास तौर पर हमारे उलमा नहीं कहेंगे, उस वक्त तक वही पैगाम लोगों के यहाँ इंस्पिरेशन का बायस बनता रहेगा जो फतवों ने दिया है, किताबों ने दिया है, तंजीमों ने दिया है, मस्जिदों ने दिया है, दे रहे हैं, और उसके तसलसल में कोई फर्क नहीं पड़ा। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि अपनी बुनियाद में एक नजरिया है। आप नजरियाती जंग की अगर ताबीर न भी मौजूद समझे तो ये एक नजरिया है जिससे हम लड़ रहे हैं। वो नजरिया लोगों को आमादा करता है कि वो इक़दाम करें, इसका इस्तिसाल करना चाहिए। 2 ही रास्ते हैं, उलमा उठे और नजरियाती सतह पर इसका जवाब दें। हुकूमत इक़दाम करे, अपोजिशन जमातों को भी जमा करे। अभी आपको अपोजिशन के एक लीडर कह रहे हैं कि हम तैयार हैं इसके लिए, ये कौमी मसला है, इसमें हर तरह की सियासत से बालातर होकर सबको पीछे खड़ा होना चाहिए। और फिर अगर बाकायदा हिकमत अमली तय कर ली जाती है तो फौज ही इक़दाम करेगी, लेकिन फौज उस वक्त इक़दाम करेगी जब कौम उसकी पुष्ट पर खड़ी होगी, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह स्वात ऑपरेशन के मौके पर खड़ी हुई थी मीडिया भी, दानिश्वर भी, उलमा भी और अपोजिशन जमातें भी। लेकिन इसके लिए पहला कदम किसने उठाना है, वो बहरहाल हुकूमत और उसके जिम्मेदार लोगों को उठाना है। ये उन्हीं का काम है और उन्हीं के अज़्म के साथ कदम उठाने से बात आगे बढ़ेगी। नूर आलम साहब, आपके लिए काफी बड़ी बात भी आ गई, ये भी आ गई, गांधी साहब भी कह रहे हैं आपको इकदाम तो आप ही को उठाना पड़ेगा, ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, अब वक्त कम है, लेकिन कोई इनिशिएटिव तो लेना पड़ेगा। वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। क्या विल नहीं है, विल की कमी है, कोई डर है, कोई खौफ है? आपको लगता है कि ऑपोजिशन आपका साथ नहीं देगी, बाकी जमातें आपका साथ नहीं देंगी, क्या है डर? सना, बेसिकली यहाँ पे आपके मीडिया पे सब आकर बहुत अच्छे बयानात दे देते हैं और मुझे खुशी होती है, चलें यहाँ टेलीविजन आपके मीडिया पे कम से कम ये सब इकट्ठे होते हैं
वैसे अगर आप इनको देख लें तो हुकूमत इनको मनाने में कि आए हम इस पे बैठे और हम इस पे लायामल शुरू करें, लेकिन अक्सर फिर जमातें जो हैं इस पे पीछे हट जाती हैं। यहाँ पे गमदी साहब ने कहा कि पार्लियामेंट ने या जो है जो मौजूदा हुकूमत है ये सीरियस नहीं है। हम क्यों नहीं सीरियस होंगे? हमारी तो अपनी लीडर बेनजीर भुट्टो शहीद हुए थे, हमारे वर्कर्स शहीद हुए थे, एक एक दिन में हमारे 150 लोग शहीद हुए हैं। तो हम मतलब पीपल्स पार्टी को ये कहना कि पीपल्स पार्टी या जो पार्लियामेंटेरियंस मौजूदा हुकूमत है वो सीरियस नहीं है, तो ये मेरे ख्याल में मुझे थोड़ा सा जरा दिल को लगी एक बात, मतलब अच्छी नहीं लगी, क्योंकि ये एक ज्यादती है कि पीपल्स पार्टी को हम ये आप कहते हैं कि हम सीरियस नहीं है। यहाँ राणा साहब कहते हैं कि जी जो है इनकी कोई भी वो नहीं है। मैं इनको बताता हूं कि इनकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट में सिटिंग मिनिस्टर्स तो बाकायदा जो बैंड आउटफिट्स हैं उनके उसमें झंडों में चलते हैं और उनकी बाकायदा वीडियो फुटेज बताई जाती है। अगर इनको नहीं पता तो ये जरा खैर नेट पे सर्व कर लें या आपसे मांग लें, इनको मिल जाएगी। तो ये क्योंकि 65% जो पॉपुलेशन जो कंट्रोल होता है वो पंजाब में होता है। मैं इनसे पूछूंगा कि देखिए, क्योंकि 18th अमेंडमेंट के बाद हर एक सूबे को इख्तियार है, तो पंजाब में इन्होंने अभी तक कितने ऑपरेशंस किए हैं, क्या इन्होंने कितने बैंड आउटफिट्स को अरेस्ट किया है? क्योंकि मैं ये भी मालूमात करना चाहूंगा कि ये इन्होंने क्या उसके लिए तर्ज अमल बनाया है। देखें हम तो ठीक है नूर आलम साहब, यू पोज वेरी ठीक है, नहीं यू पोज अ वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन। लेट्स कम बैक टू दैट आफ्टर ब्रेक। ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मोहम्मद हनीफ भी हमारे साथ होंगे। गामदी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। और मोहम्मद हनीफ क्योंकि बलोचिस्तान का दूसरा मसला भी जानते हैं और उस मसले में और इस मसले में कुछ कदर मुश्तरक भी है, इस पर बात करनी है। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। एंड वेलकम बैक टू यकीन। हमारे साथ पिछली ब्रेक से हमारे साथ मौजूद हैं नूर आलम खान साहब और हमारे साथ हैं राना तनवीर साहब ऑफ दी एन लीग। हमारे साथ अब मौजूद हैं मोहम्मद हनीफ, ऑथर हैं आ लेडी ऑफ एलिस भट्टी, सीनियर तज्जियाकार हैं, बीबीसी के लिए स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं। हनीफ, बलोचिस्तान पर आपके बहुत सारे आर्टिकल्स, आपकी अब हाल ही में एक नई किताब, ये बताइए कि बलोचिस्तान में फौज को बुलाया जा रहा है, क्या फौज वहां से कभी गई भी थी? नहीं जी, आज भी अभी जो धरना जारी है उसमें आखिरी डिमांड जो चल रही है गालिबन वो ये है कि कोर कमांडर साहब जो हैं कोयटा के, वो आके लोगों से कुछ वादा करें और कुछ तसल्ली दें। इसी कम्युनिटी ने और इसी कम्युनिटी के कुछ अफराद ने जो पहले मुसलसल निशाना बनते रहे हैं इन हमलों का, वो ये भी ऑन द रिकॉर्ड आके कह चुके हैं कि लश्कर जंगवी के जो 3 बड़े लोग पकड़े गए थे वो इसी कोर की, इसी फ़ौज की कैंटोनमेंट की हिरासत में थे और बहुत पुरस्रार हालात में फ़रार हो गए। तो बिल्कुल एक तरीके से उनका मुतालबा जायज़ है, क्योंकि उनका ख्याल है कि जिस तरह से उनके इलाके को बार बार निशाना बनाया जा रहा है, तो हो सकता है कि अगर कुछ हज़ार फ़ौजी आके हज़ारा टाउन के इर्द गिर्द बैठ जाएं तो उन्हें कुछ तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हो। लेकिन ये बात बार बार यहाँ पे पहले नज़रियाती जंग की भी बात हो चुकी है और दहशतगर्दी की भी बात हो चुकी है। तो हम लोग 2 तरीके से चीज़ों को बहुत ज़्यादा मुसलसल कंफ्यूज करते जा रहे हैं। पहला तो ये है कि हम मारने वाले का नाम लेने को तैयार नहीं हैं। अगर ये नई बात होती तो हम कहते कि शायद कुछ कन्फ्यूजन है, लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं जब कॉलेज में था तो उकाड़ा ज़िला में 1 महीने के अंदर अंदर 2 डॉक्टर हजरात जो PMA के ज़िलाई सदर थे और दोनों शिया थे और दोनों को बारी बारी मार दिया गया था। डॉक्टर्स जो हैं वो अपनी फरियाद लेके जो DC साहब थे उनके पास गए। DC साहब ने कहा कि हमारे एक DMG ग्रुप के साथी एक SP थे गुजरात में, वो भी शिया थे, उनको भी कत्ल किया गया है। तो उन्होंने कहा कि हम सब सीनियर ब्यूरोक्रेट्स जो हैं अपनी फरियाद लेके चीफ मिनिस्टर साहब के पास गए थे। उन्होंने कहा था कि देखें, शिया सुन्नी की बात ना करें, इससे फ़िरका परस्ती फैलती है, लेकिन हम एक ऑपरेशन पे गौर कर रहे हैं। और ये बात है कुछ 23 साल पुरानी। तो हम चीज़ों को
یہ کہہ کے کہ یہ دہشت گردی ہے. پاکستان میں جو 9/11 والی دہشت گردی ہے, جو طالبان والی دہشت گردی ہے, یہ بہت بعد میں شروع ہوئی ہے. 86-87 سے پاکستان میں چن چن کے شیعہ کمیونٹی کے افراد کو, خاص طور پر ان کے پروفیشنلز کو قتل کرنے کا سلسلہ جاری ہے, مسلسل جاری ہے. اس کا تھیٹر کبھی شفٹ ہوتا رہتا ہے, کبھی پنجاب سے وہ کراچی میں آ جاتا ہے, کبھی کراچی سے کوئٹہ چلا جاتا ہے. لیکن یہ کہنا کہ اس کا کوئی تعلق جو پاکستان اب جس جنگ میں پاکستان کو جھونکا گیا ہے اس سے ہے, تو ہمیں اپنے دل سے یہ بات بالکل صاف کر دینی چاہیے. اور دوسری جو بات آپ نے کہی کہ فوج جو ہے وہ نظریات سے نہیں لڑ سکتی, تو واللہ یاد رکھیے کہ یہ جو شیعہ کافر کا نعرہ ہے, یہ ایک فوجی حکمران کے زمانے میں ہی پنپنا شروع ہوا تھا. اور اب آپ کے ہاں عالم یہ ہے کہ میرا نہیں خیال کہ پاکستان کا کوئی چھوٹے سائز کا بھی شہر موجود ہوگا جس کے اندر کوئی نہ کوئی مسجد ایسی نہیں ہوگی جس میں یہ نعرے گونجتے ہوں گے. کوئی قصبہ ایسا نہیں ہوگا جس کی دیواروں پر یہ وال چاکنگ نہیں ہوگی. اور یہ سب کچھ غیر قانونی ہے, اس کے لیے فتووں کی ضرورت نہیں ہے. لیکن پاکستان میں آپ مجھے کوئی ایک تھانے دار دکھا دیں, بھول جائیں آپریشن کو, بھول جائیں فوج کو, بھول جائیں کسی اور چیز کو. پاکستان میں مجھے آپ ایک تھانے دار, ایک ڈی سی دکھا دیں جو یہ اس بنیادی قانون کو نافذ کر سکے کہ کسی کو کافر کہنا غلط ہے. کیونکہ جیسے ہی آپ کسی کو کافر کہتے ہیں, آپ کے پاس 10 لوگ ہوتے ہیں جو اس بات کو یقینی بنانے کے لیے یقینی بناتے ہیں کہ وہ کافر جو ہے وہ زندہ نہ رہے. جس کی وجہ سے قوم کا, میں نے انتظار کیا ہے, میری آخری بات سنیں, جس کی وجہ سے قوم کا مزاج چینج ہوا ہے. آپ ابھی کہہ رہے ہیں کہ دھرنے ختم نہیں ہوئے. ان دھرنوں میں میں آپ کو یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ 90% سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ شیعہ ہیں, شیعہ تنظیموں کے لوگ ہیں. باقی جو قوم ہیں ان کو کوئی فکر نہیں ہے, ان کو صرف ایک فکر ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ آج رات کو اپنے بچے دفنا دیں تاکہ کل صبح ہم اپنے بچوں کو نہلا دھلا کے اسکول بھیج سکیں اور زندگی جو ہے وہ نارمل طریقے سے چلنی شروع ہو جائے. نور عالم خان صاحب, آپ پر آؤں گی. پہلے رانا تنویر صاحب یہ بتائیے گا کہ اپوزیشن کا کیا کردار ہو سکتا ہے؟ آج تک ہم اس کو لیگلائز کیوں نہیں کر سکے؟ ان لوگوں کو یہ گناہ کیوں نہیں ہے کسی کے خلاف فتویٰ دینا؟ گناہ چھوڑیے, یہ جرم کیوں نہیں ہے؟ ہم ان کو کٹہرے میں کیوں نہیں لا سکتے؟ ہم ان کو جیل کیوں نہیں بھیج سکتے؟ ہم کوئی لیجسلیشن کیوں نہیں لا سکتے؟ ہم کوئی امینڈمنٹ کیوں نہیں لا سکتے؟ آپ بتا سکتے ہیں. دیکھیں جی, یہ جو پہلے نور عالم صاحب نے بات کی تھی, آپ نے اس وقت بریک آ گئی تھی. میں نور عالم صاحب کو اور آپ کی وساطت سے سنا ساری جو بھی سننے والے یقین دلاتا ہوں کہ یہ جس قسم کا پروپیگنڈا ہو رہا ہے, یہی میں کہتا ہوں نا کہ دیکھیں اس میں بالکل بندے کو مخلص ہونا چاہیے, اخلاص ہونا چاہیے, نیت ٹھیک ہونی چاہیے, بجائے اس کے کہ پوائنٹ سکورنگ ہو اور یہ بلیم جو لگا رہے ہیں یہ اس قسم کے. اور پھر جو اس وقت اسپیسیفک واقعہ ہے, ایک انسیڈنٹ ہے وہ کوئٹہ میں ہوا ہے, اس کو یہ ملا دیتے ہیں آ کے گڈ مڈ کر کے پنجاب کے ساتھ. پھر پنجاب میں لاہور میں بھی ہوا ہے, کل لاہور میں بھی ہوا ہے, ڈاکٹر اور اس کے بیٹے کو مارا گیا. نہیں ایسا تو نہیں ہے نا کہ نہیں ہو رہا کہیں اور. ماننے کو تیار نہیں ہے. ان سے صرف یہ پوچھ لیں کہ کیا جنگ جو ہے وہ بلوچستان میں ہے؟ کیا جنگ بلوچستان میں ہے؟ کیا پنجاب میں کبھی جنگ میں کوئی آپریشن کیا ہے؟ آپ کی بات میں نے سنی ہے, بڑے تحمل سے صاحب کی باتیں سن رہے ہیں. میں تو یہ نہیں جنگ میں آپریشن کیا ہے کہ نہیں, ایک سوال ہے حنیف کا, آپ بتا دیجئے جنگ میں آپریشن کیا ہے کہ نہیں کیا, یہی سوال نور عالم صاحب کا ہے. آپ پوائنٹ سکورنگ بنا جائے نا رانا صاحب, ٹائم نہیں ہے میرے پاس. جی جواب تو مجھے دینے دینا بڑا ضروری ہے کیونکہ کچھ چیز آپ پہ آئی ہے. دیکھیں لاہور میں 5 سال میں پنجاب میں جتنا لا اینڈ آرڈر اور دہشت گردی کے خلاف لڑا جا رہا ہے اور کنٹرول کیا ہے, بڑے واقعات ہوئے ہیں شروع میں, آپ نے دیکھا ہے بڑی کمٹمنٹ کے ساتھ, پولیٹیکل ول کے ساتھ. وہی میں بتاؤں باقی بات آپ نے کی ہے کہ جی یہ جو کل کا واقعہ ہے اس پہ آج ہائی لیول کا ایک میٹنگ چیف منسٹر کی آپریشن ہوا ہے کہ نہیں, جنگ میں آپریشن کیا ہے یا نہیں, جنگ میں آپریشن کیا ہے یا نہیں کہ لاہور میں جنگ میں کیا, جنگ میں کون سا واقعہ ہوا جس کا نہیں, جنگ میں کون سا واقعہ ہوا جس کا آپریشن کریں؟ جنگ میں کچھ نہیں, آپ بتائیں نا, کہ نہیں بتائیں نا جنگ میں ان دنوں میں کون سا واقعہ ہوا جس کا آپریشن لاہور میں ہوا ہے. اس کا آپ رزلٹ دیکھ لیں گے 1-2 دن میں, کیونکہ آج ہی چیف منسٹر صاحب نے بڑے سخت حکم دیے ہیں کہ ہمیں رزلٹ چاہیے. وہاں پہ آئی بی, یہ ان کے ادارے ہیں, آئی بی, ایم آئی, آئی ایس آئی کی کولیبوریشن, ان کی ایڈوائس, نہیں دیکھیں نا جنگ آپ لگا رہے ہیں, جنگ میں کون سا واقعہ ہوا ہے؟
تو باقی رہ لیجسلیشن کی بات، لیجسلیشن کرنی ہے انہوں نے، نور عالم صاحب انہوں نے یہ بل کے بعد گاندھی صاحب نے ٹھیک کہی تھی کہ حکومت کا کام ہے یہ. ہاں نور عالم صاحب آئے ویری لٹل ٹائم، لاسٹ کامنٹ سر. جی جی جی. بیسکلی میں خالی یہ ریکویسٹ کروں گا رانا صاحب کو کہ جو بھی حل ہے دیکھیں یہ ہم سیاستدانوں کو بھی، اور کیونکہ بیوروکریسی میں اگر کوئی کام نہیں کرتا تو ہمیں یہ نہیں کہ ہم ان کا خیال کریں. میں خود تسلیم کرتا ہوں کہ ہم سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں، ہم سے بھی غفلت ہوئی ہے. غفلت اگر نہیں ہوتی تو یہ واقعات نہیں ہوتے. ہمارے منسٹر کو بھی میرے خیال میں باقاعدہ اس کو کال کرنا چاہیے اور اس کو پوچھنا چاہیے. وہ سیریس نہیں ہے. اگر وہ سیریس ہوتا تو وہ باقاعدہ اس پہ ایکسٹرا میجرز لیتا، جیسے اس نے علامہ صاحب نے بات کی ہے. بالکل میں اس پہ میں مانتا ہوں، ہم بھی اپنی غلطی مانتے ہیں. لیکن رانا صاحب خدا را پاکستان کے لیے آپ بھی مانیں کہ ہاں پنجاب میں آپ سے بھی بہت بڑی غلطی ہے. آپ کے باقاعدہ جو منسٹرز ہیں وہ گھومتے ہیں دہشت گردوں کے ساتھ. تو یہ پلیز آپ مانیے گا. مطلب میں خالی مجھے یہ افسوس ہوتا ہے کہ آپ وہ غلطی بھی نہیں تسلیم کرتے. میں تسلیم کرتا ہوں کہ ہاں ہم سے غلطی ہوئی ہے، ہم مانتے ہیں غفلتیں ہوئی ہیں. ساری ذمہ داری تو آپ پہ ہے. بہت شکریہ رانا صاحب، بہت شکریہ نور عالم صاحب، بہت شکریہ حنیف. ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے لیکن اس یقین کے ساتھ کہ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی ہمیں اس وقت اجازت دیجیے. ایک معاملے کا حل نہیں نکل رہا، دھرنا ابھی تک جاری ہے. کور کمانڈر آئیں اور ان کو گارنٹیز دیں، یہ ایشورنس چاہیے اور یہ ایشورنس شاید وہ دیں گے یا نہیں دیں گے یہ بھی دیکھنا پڑے گا. بٹ کیپ واچنگ دنیا نیوز فار فردر اپڈیٹس. تھینک یو فار واچنگ یقین.